वॉइस थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम जैसे लाइक मेंडल्स के बारे में, मेंडलियन जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और मेंडल की थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री भी है, बट इसका आगे जैसे कोई लाइफ हिस्ट्री के बारे में कुछ सवाल वगैरह क्वेश्चन वगैरह नहीं आएंगे, तो ये इसकी बस लाइफ हिस्ट्री है। जैसे ये डेट ऑफ बर्थ है या उसकी डेथ है, उसके बाद ये क्या था, बेसिकली एफर्ट था, पी प्लांट पे काम किया था, कब किया था, उसका रिसर्च वर्क कब पब्लिश हुआ था और उसके बाद कब प्रूफ हुआ था, किसने प्रूफ किया था। ऐसी पॉइंट्स जैसे एसटीपी के अंदर भी, इनके बारे में एसटीपी के अंदर भी मौजूद है। तो ये जस्ट एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि कब जैसे ये पैदा हुआ, डेथ कब हुई, क्या था, किस पे काम किया, कब काम किया, पब्लिश कब करवाया था और रीडिस्कवर या इसको प्रूव कब किया गया था डिफरेंट कंट्रीज के अंदर लोगों ने इसको जो प्रूव किया था। बहरहाल हम नेक्स्ट आते हैं जो कल हम चीजें डिस्कस कर रहे थे कि मेंडल के पी प्लांट के जो एक्सपेरिमेंट थे उसकी सक्सेस के रीजन क्या थे। सक्सेस के रीजन ये थे कि इन्होंने एक तो प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जैसे आइडेंटिफाई किए थे, नंबर 1। नंबर 2, इनकी जो भी एक्सपेरिमेंट थे या जो इनका क्रॉस करा रहा था या क्रॉस फर्टिलाइजेशन या रिजल्ट्स ले रहा था, उन सब रिजल्ट्स को इसने जैसे मैथमेटिक्स अप्लाई की, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की, परसेंटेज रेशियोज डिटरमाइन किए। इस वजह से इसका वर्क जो आगे जो है वो सक्सेसफुल हुआ और लॉस बने। ये सारे इसकी वर्क काफी सारे जो लॉस में जो है तब्दील हो गई। तो इसी तरह से एक और फीचर है कि लाइक आखिरकार पी प्लांट पे इसका काम था, जिसकी वजह से सक्सेस क्यों मिली, बिकॉज उसके फ्लावर की स्ट्रक्चर इस तरह की है कि जैसे ओनली एंड ओनली सेल्फ पोलिनेशन होती है। क्रॉस पोलिनेशन तब भी होगी जब कोई लाइक पर्सन आर्टिफिशियली एक प्लांट से पोलन ग्रेन लेके और दूसरे लाइक फ्लावर के अंदर जैसे उसमें पोलन इंट्रोड्यूस कर सकता है। बाकी जैसे इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होती है। तो हमने कल भी देखा था कि किस तरह से ये जो है अमल किया जाता है। जैसे ये जो पेटल होती है बहुत ही लॉन्ग पेटल मौजूद है और इसकी वजह से ये अंदर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से एंथर और लाइक एंथर जैसे इसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। तो जब भी इसको इंट्रोड्यूस कराना था एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जैसे पोलन ग्रेन, तो ब्रश की मदद से जो है ये इंट्रोड्यूस करा रहा था। तो इसमें बहुत ही इसकी ज्यादा मेहनत थी। अदरवाइज क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें हो ही नहीं सकती है। तो टेक्निक की मदद से इसने ये सारी चीजें एक्यूरेट रिजल्ट देने के लिए सारी इतनी ज्यादा जैसे मेहनत की थी। जैसे एंथर स्टिग्मा आपने जैसे फ्लावर के हवाले से पढ़ा होगा, तो इसी तरह से ब्रश की मदद से और देन जो है आर्टिफिशियली अपनी लाइक एफर्ट से अपनी चॉइस से जैसे ये सारी चीजें वो करेगा। एक तो ये बात कि पी प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन होती, क्रॉस पोलिनेशन नहीं होती। क्रॉस तब होगी जब यानी एक जैसे कैरेक्टर है, जैसे ताल प्लांट का कैरेक्टर है, उसको जब सिमाल और डवार्फ प्लांट के साथ जब इसकी क्रॉस पोलिनेशन कराई थी, तो यानी नेचुरल वे में ये पॉसिबल नहीं था, नेचुरली पॉसिबल नहीं था। बट मेंडल ने ताल प्लांट की जो पोलन ग्रेन लेके सिमाल प्लांट के जो फ्लावर पे इंट्रोड्यूस कराए थे। तो इसी तरह से एक तो ये बात कि सेल्फ पोलिनेशन होती, क्रॉस नहीं। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर पी प्लांट के अंदर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, 7 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो जिनकी इनहेरिटेंस होती है और मेंडल ने उनको आइडेंटिफाई किया कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो जैसे एक सबसे पहला कैरेक्टर है कि यानी प्लांट की स्टेम की लेंथ, स्टेम की लेंथ के हवाले से, स्टेम की लेंथ के हवाले से एक ऐसे प्लांट से जिनका कद बड़ा है जैसे ताल प्लांट का, और एक ऐसे प्लांट उसने देखे जिनका कद छोटा है। ताल का जो दूसरा फॉर्म था वो था डवर्फ। यानी स्टेम की लेंथ, स्टेम की लेंथ एक कैरेक्टर है, स्टेम की लेंथ एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर जिसे ट्रेट भी कहते हैं, ट्रेट और कैरेक्टर। और इसके जैसे 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, एक जैसे टाल प्लांट है और दूसरे है डवर्फ प्लांट। जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम कहते हैं अलील, अल्टरनेटिव फॉर्म इज कॉल्ड अलील। जैसे एक दूसरे के जैसे ये अलील है, टाल इज अलील टू डवार्फ और डवार्फ इज अलील टू टाल। अल्टरनेट है कैरेक्टर कौन सा, कैरेक्टर 1 दैट इज स्टेम लेंथ ऑफ स्टेम,
और उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म कौन से, एक टाल है दूसरा डवार्फ है, टाल है दूसरा डवार्फ। इसी तरह से नंबर 1 कैरेक्टर। उसके बाद जैसे आप देखिए दूसरा कैरेक्टर था इसका पोड का कलर। पोड कहते हैं फली को, पोड कहते हैं फली को। पोड एक ग्रीन पोड होता है और दूसरा होता है येलो। ग्रीन पोड वाली फलियां जैसे होती है ये, और दूसरे जो है लाइक इस तरह से येलो पोड भी होता है। तो यानी पोड कलर नंबर 2। एक जैसे स्टेम की लेंथ है, दूसरा जो ट्रेट और कैरेक्टर था पोड कलर एक ग्रीन भी होता है और दूसरा येलो भी होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें उसने ऑब्जर्व किया ग्रीन कलर का पोड है, और कुछ ऐसे इस तरह से भी प्लांट है जिनकी पोड का कलर येलो है, तो ये दूसरा। इसी तरह से पोड शेप भी इसने देखा कि पोड की जो शेप है वो भी सब प्लांट्स के अंदर एक जैसी नहीं है। तो तीसरा जो कैरेक्टर था लाइक ट्रेट था वो था पोड शेप का। जैसे ये नंबर 2 पोड कलर, नंबर 3 इज द पोड शेप। तो शेप इस तरह से होती है जैसे एक ऐसी मटर की फली होती है जिसको जैसे आप जैसे ओपन करेंगे तो सब के सब उसमें सीड जैसे बाहर निकल के आते हैं। पर दूसरी एक ऐसी फलियां भी होती है जो बीच में जैसे आप देखेंगे थोड़ी सी कंप्रेशन मौजूद है, कंस्ट्रिक्शन मौजूद है, और हर एक के अंदर देन अलग अलग जैसे सीड मौजूद है। तो ये पोड है, इसको इसने कहा कि ये स्मूथ पोड है बिकॉज इसकी सरफेस सारी स्मूथ है, जिसे इन्फ्लेटेड पोड भी कहते हैं, जिसे इन्फ्लेटेड पोड भी कहते हैं। स्मूथ पोड और इन्फ्लेटेड पोड, और दूसरा है कंस्ट्रिक्टेड पोड। तो यानी पोड की शेप भी दो किस्म की हुई, एक स्मूथ पोड हुआ और दूसरा हुआ कंस्ट्रिक्टेड पोड। एक ऐसे प्लांट उसने पी प्लांट के अंदर देखा, एक ऐसे कैरेक्टर है जिसके अंदर स्मूथ पोड है, और दूसरे एक ऐसे पोड है जिनमें कंस्ट्रिक्टेड पोड है। उसके बाद चौथा जो ट्रेट और कैरेक्टर था, चौथा था सीड का कलर। जैसे हम जनरली पी प्लांट के पोड्स को ओपन करते हैं तो हमें जनरली ऐसे ग्रीन सीड्स नजर आते हैं, बट थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन उसने की तो एक येलो सीड प्लांट भी है और दूसरे जो है ग्रीन सीड प्लांट भी है। चौथा जो ट्रेट और कैरेक्टर था पी प्लांट के अंदर वो था सीड का कलर जैसे एक येलो सीड कलर भी है और इसी तरह से ग्रीन सीड कलर भी है। नंबर 5 सीड की शेप। जैसे कल भी हमने जैसे पढ़ा था कि सीड जैसे हमें नॉर्मली और जनरली जैसे राउंड ही नजर आते हैं, जैसे ये राउंड सीड है, ये राउंड है, और इसी तरह से सीड दूसरे एक ऐसे होते हैं जो रिंकल्ड कहलाते हैं, रिंकल्ड सीड, यानी उनकी जो सरफेस है वो बिल्कुल राउंड गोल नहीं है, ऐसे रिंकल्ड है। तो इस तरह से तो इसे हम कहेंगे रिंकल्ड। तो ये नंबर 5, ठीक है। होपफुली आपने इन 5 ट्रेड्स को समझा होगा। दो तो इसमें लाइक पोड के, एक पोड का कलर है और दूसरी पोड की शेप, और सीड की भी शेप है और सीड का भी कलर है। जैसे यहाँ पे पोड का कलर, पोड की शेप, इसी तरह से सीड का कलर और सीड की शेप, 4 ट्रेड। ये 5वां ट्रेड था स्टेम की लेंथ आपको पता है कि इसमें टाल प्लांट है और दूसरे प्लांट है जिन्हें हम कहते हैं डवार्फ, टाल एंड डवार्फ। टाल मीन्स लंबे, डवार्फ की मीनिंग है छोटे। इसी तरह से 5 के बाद नंबर 6 ट्रेट है फ्लावर की पोजीशन ऑफ द फ्लावर। मेंडल की ऑब्जर्वेशन थी, साइंटिस्ट होते हैं उनकी एक ऑब्जर्वेशन होती है कि जैसे कुछ ऐसे उसमें फ्लावर नजर आए प्लांट्स के अंदर, जैसे पी प्लांट के अंदर जो फ्लावर जो है टॉप पे थे, टिप पे थे, जिनको उसने कहा कि ये टर्मिनल है, और कुछ ऐसे फ्लावर थे जो एक्सियल पे थे, ब्रांचेस की एक्सिस पे थे, तो उसके लिए एक्सियल फ्लावर। जैसे ये टर्मिनल फ्लावर, टर्मिनल हमेशा टिप पे होते हैं, और एक्सियल फ्लावर आप देखिए इसकी पोजीशन या लोकेशन जो एक्सिस पे है, तो इस फ्लावर को इसने कहा कि ये एक्सियल फ्लावर है। तो एक टर्मिनल फ्लावर जो टिप पे होते हैं और एक्सियल फ्लावर एक्सिस पे होते हैं, ब्रांच की एक्सिस पे होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे टिप पे नहीं है, तो ऐसे फ्लावर को इसने कहा कि ये एक्सियल फ्लावर है। तो यानी फ्लावर की पोजीशन नंबर 6 ट्रेट है। अब नंबर 7 ट्रेट है फ्लावर का कलर ऑफ द फ्लावर जो है लाइक पर्पल फ्लावर भी होते हैं पी प्लांट के अंदर, पर्पल फ्लावर के फ्लावर भी होते हैं एज वेल एज व्हाइट के होते हैं। इससे कहेंगे नंबर 7 ट्रेट था कलर ऑफ फ्लावर। तो ये 7 जो है इसे हम कहेंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पी प्लांट के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कंट्रास्टिंग की मीनिंग है कि एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म, एक दूसरे के जैसे आगे हम पढ़ेंगे अलग-अलग फॉर्म है, ठीक है। जैसे टाल, डवार्फ, इसी तरह से एक्सियल फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर, ग्रीन पोड, येलो पोड, स्मूथ पोड, कंस्ट्रिक्टेड पोड,
इसी तरह से येलो सीड, ग्रीन सीड, इसी तरह से राउंड सीड की शेप है, रिंकल्ड सीड की शेप है, फ्लावर का कलर है जैसे पर्पल है, और इसी तरह से व्हाइट है। होपफुली आपने इन 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी यकीनन नॉलेज आपने ली होगी। ऐसा चार्ट जो है हमारे एसटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है। चैप्टर 8 के अंदर आप देखेंगे एसटीबी बुक के अंदर भी ऐसा चार्ट दिया गया है जिसमें 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मौजूद हैं। किसान साहब यस या नो में जवाब लें कि स्टूडेंट्स को ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स समझ में आए या नहीं। टाइप करें यस और नो कि कौन कौन से पी प्लांट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक है। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जिसपे मेंडल का काम था, जिसपे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे। ठीक है, तो अगेन जो दोबारा से देखते हैं कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इसमें टाल एंड शार्ट और डवार्फ प्लांट स्टेम की, जैसे स्टेम की लेंथ है, इस हवाले से पोड का कलर है जैसे आप देख रहे हैं कि ग्रीन एंड येलो पोड कलर है। इसी तरह से पोड की शेप है स्मूथ पोड और कंस्ट्रिक्टेड पोड। स्मूथ पोड के लिए इन्फ्लेटेड लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, इन्फ्लेटेड और स्मूथ पोड, इन्फ्लेटेड और स्मूथ पोड। इसी तरह से अगर आप देखें सीड की कलर के हवाले से देखें, येलो सीड कलर है और ग्रीन सीड कलर है। इसी तरह से सीड की शेप को देखें, सीड की शेप एक राउंड भी है और एक किल भी है। इसी तरह से नंबर 6 पे आप आएंगे तो फ्लावर की पोजीशन भी है, फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल फ्लावर है और एक्सियल फ्लावर है। इसी तरह से नंबर 7 है, फ्लावर का कलर है, एक पर्पल फ्लावर पी प्लांट के अंदर होता है और दूसरा ऐसे भी लाइक प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर का कलर व्हाइट होता है। ठीक है यासिन साहब, अगेन थोड़ी सी फीडबैक ले। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स समझ में आया यस या नो? जी यस, एग्जैक्टली राइट, आपने समझा होगा। अब एक थोड़ा सा एक और भी टर्म हम समझने की कोशिश करते हैं। एक और भी टर्म इसी के अंदर जो आप यकीनन आप आज समझ लेंगे क्योंकि आप आज जिस तरह से अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो मेंडल ने एक लाइक जैसे एक्सपेरिमेंट थे ना, तो उसने देखा कि एक टाल प्लांट को डवार्फ प्लांट के साथ इसको क्रॉस कराया, यानी क्रॉस पोलिनेशन कराई। तो यानी जैसे आप देखें ना, टाल प्लांट में से जैसे पोलन ग्रेन लेके और स्मॉल प्लांट जिसका कद छोटा था उसकी लाइक स्टिग्मा पे पोलन इंट्रोड्यूस कराए, पोलन इंट्रोड्यूस कराए। तो उसके बाद इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद यकीनन जाइगोट और सीड की स्ट्रक्चर बनेगी। सीड देन उसको जमीन में इसने लगाया, किसने? मेंडल ने जमीन में लगाया, देखा कौन से प्लांट अपीयर हुए। अब जब इतनी मेहनत करने के बाद उसने देखा कि जो पहली जनरेशन या जो F1 जनरेशन कल जैसे हमने पढ़ा, इसमें टाल प्लांट आए और सबके सब टाल प्लांट आए, 100% टाल प्लांट आए। तो उसने कहा कि टाल इज डोमिनेंट, टाल इज डोमिनेंट। इस वजह से इसने कहा कि टाल को इसने डोमिनेंट कहा। डोमिनेंट की मीनिंग होती है कि यानी जब टाल और उसका दूसरा जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है डवार्फ है, इन दोनों को अगर इसने क्रॉस कराया तो पहली जनरेशन अगर 100% सब के सब अगर टाल प्लांट नजर आए, तो इसने कहा कि अगर ये दो कैरेक्टर है, दो ट्रेड्स हैं, इनकी अगर क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाए तो कौन सा कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर 100% वही सेम अपीयर होता है, तो उस कैरेक्टर के लिए इसने कहा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है। जो एक्सप्रेस नहीं हो सका वो रिसेसिव है, जो एक्सप्रेस नहीं हो सका वो रिसेसिव है, क्योंकि पहली जनरेशन के अंदर ओनली एंड ओनली 100% डोमिनेंट अपीयर हुए। तो टाल की 100% F1 जनरेशन में आने के बाद उसने कहा कि टाल इज डोमिनेंट और लाइक डवार्फ जो है वो रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते F1 जनरेशन के अंदर, तो उस कैरेक्टर को हम कहेंगे रिसेसिव कहेंगे। इसी तरह से मेंडल ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? जैसे देखें ना, सब इसकी एक्सपेरिमेंटेशन थी, एक बिल्कुल एक्यूरेट एक्सपेरिमेंटेशन थी और उसके बाद उनकी रिजल्ट्स को जो है मैथमेटिकली स्टैटिकली वो उसकी डेटा भी साथ में लिखता गया। कितने टाल प्लांट आए, कितने शार्ट प्लांट आए, पहली जनरेशन में कितने आए, दूसरी में कितने आए, बाकायदा वो एक्सपेरिमेंट कर भी रहा था, देख भी रहा था और उसकी एनालिसिस भी कर रहा था। तो इसी तरह से दूसरा इसका एक एक्सपेरिमेंट जैसे पोड के कलर के हवाले से था। एक ऐसा प्लांट जिसमें ग्रीन पोड था, उस प्लांट के जैसे फ्लावर में से पोलन ग्रेन लेके येलो पोड वाले पे इंट्रोड्यूस कराए स्टिग्मा पे, देन जाहिर है पोलिनेशन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना और दूसरे उन सीड्स को जमीन के अंदर जैसे जर्मिनेशन के लिए लगाया।
जर्मिनेशन हुई तो कौन सा प्लांट इसमें अपीयर होगा? जैसे टाइप करें येलो और ग्रीन कोड वाला, येलो और ग्रीन कोड वाला टाइप करें, येलो, येलो के लिए वाई, ग्रीन के लिए जी टाइप करें। बस इतना ज्यादा आपका टाइप नहीं लेंगे। ग्रीन जी टाइप कर रहे हैं आप, ठीक है, एग्जैक्टली ग्रीन। तो ग्रीन को हम क्या कहेंगे? ग्रीन रिसेसिव है या डोमिनेंट? डोमिनेंट को डी, रिसेसिव को आर। डी ए आर है, डी एग्जैक्टली। यानी जो पहली जनरेशन होगी वो पहली जनरेशन ग्रीन प्लांट की आएगी, 100% ग्रीन प्लांट की आएगी। तो इसी वजह से ग्रीन का जो पोड कलर है वो डोमिनेंट है और जो येलो पोड कलर है वो रिसेसिव है। येलो पोड कलर जो है रिसेसिव है। अगर ग्रीन पोड वाले प्लांट को येलो प्लांट वाले के साथ क्रॉस ब्रीडिंग इसने कराई तो रिजल्ट क्या आई? 100%, ऑल और 100%। कौन से प्लांट अपीयर हुए? ऐसे प्लांट अपीयर हुए जिनके अंदर पोड्स का कलर ग्रीन था। इस वजह से हम कहेंगे एक लाइक ये ग्रीन पोड कलर इज डोमिनेंट, येलो पोड कलर इज रिसेसिव। होपफुली ये भी आपने समझ लिया। इसी तरह से पोड की शेप के हवाले से, पोड की शेप के हवाले से, जैसे पोड की शेप है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्मूथ पोड है, स्मूथ और इन्फ्लेटेड पोड है। इस प्लांट को एक लाइक कंस्ट्रिक्टेड पोड के साथ इसने लाइक क्रॉस कराया। स्मूथ को आप एस लिखें, कंस्ट्रिक्टेड को लिखे सी। तो पहली जनरेशन एस वाली आएगी या सी वाली आएगी? फॉर एग्जाम्पल पहली जनरेशन एस वाली आएगी। एग्जैक्टली आप सही बता रहे हैं, आप भी जेनेटिक्स यासिन साहब सीख रहे हैं। पहली जनरेशन एस वाली आएगी और इसी वजह से स्मूथ को हम कहेंगे, स्मूथ को हम कहेंगे कि लाइक स्मूथ इज डोमिनेंट एंड कंस्ट्रिक्टेड इज रिसेसिव। क्योंकि पहली जनरेशन इनकी 100% स्मूथ आई तो स्मूथ को इसने कहा डोमिनेंट और लाइक जैसे कंस्ट्रिक्टेड पोड है वो कुछ भी नहीं आया था पहली जनरेशन के अंदर तो वो रिसेसिव हो गया। तो इस वजह से हम कहेंगे इन्फ्लेटेड पोड शेप है वो डोमिनेंट है और कंस्ट्रिक्टेड पोड है वो रिसेसिव है, कंस्ट्रिक्टेड पोड रिसेसिव है। इसी तरह से देन जो है अगेन जो है सीड के हवाले से, एक ऐसा प्लांट, मेंडल ने एक ऐसा प्लांट सिलेक्ट किया जिसके सीड का कलर येलो था, जिसके सीड का कलर येलो था, उसको क्रॉस कराया ग्रीन सीड की प्लांट के साथ। तो पहली जनरेशन कौन सी आएगी? वाई वाली आएगी या जी वाली आएगी? टाइप वाई और जी, वाई और जी, वाई वाली एग्जैक्टली। तो वाई को हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट कहेंगे या रिसेसिव ट्रेट कहेंगे? डी आर आर, वाई जो येलो सीड है वो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा? डोमिनेंट होगा, एग्जैक्टली। तो इसी वजह से येलो इज डोमिनेंट सीड कलर ओवर किसपे? ग्रीन सीड कलर पे। इसी तरह से नेक्स्ट है सीड की शेप। सीड की शेप यानी राउंड सीड था वो उसने प्लांट को एक लाइक रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड उस सीड के साथ प्लांट के क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद लाइक 100% राउंड सीडेड प्लांट आए। तो राउंड सीडेड को हम क्या कहेंगे? रिसेसिव कहेंगे या डोमिनेंट कहेंगे? आर कहेंगे या डी कहेंगे? राउंड इज ऑलवेज, जैसे राउंड सीडेड जो है डोमिनेंट है 100% वही आए। तो इसी तरह से हम कहेंगे कि राउंड सीड जो डोमिनेंट सीड शेप है किस पे? ओवर रिंकल्ड सीड शेप पे, ओवर रिंकल्ड सीड शेप पे, राउंड इज डोमिनेंट। उसके बाद नंबर 6 कैरेक्टर है फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन, एक टर्मिनल फ्लावर वाले प्लांट को एक्सियल प्लांट वाले फ्लावर के साथ इसने क्रॉस कराया। तो पहली जनरेशन एक्सियल 100% एक्सियल फ्लावर वाले प्लांट आए। तो एक्सियल को हम डोमिनेंट कहेंगे या रिसेसिव कहेंगे? एक्सियल, अगेन एक्सियल। आपसे थोड़ा फीडबैक आज ले रहे हैं, उसके बाद हम आपसे नहीं लेंगे फीडबैक, इतना ज्यादा फीडबैक नहीं लेंगे। जस्ट जेनेटिक्स आप सीख रहे हैं ना। तो पहली जनरेशन अगर एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट की आई तो एक्सियल को हम डोमिनेंट कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे? डोमिनेंट कहेंगे, एग्जैक्टली डोमिनेंट कहेंगे। ये एक्सप्रेस नहीं हो सकता तो टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव हुआ। इसी तरह से एक ऐसा प्लांट जिसकी फ्लावर का कलर पर्पल था उसको क्रॉस कराया एक ऐसे प्लांट के साथ जिसकी फ्लावर का कलर व्हाइट था। तो पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन सबकी सब 100% जो है पर्पल फ्लावर की आई। तो इसी वजह से पर्पल फ्लावर कलर इज डोमिनेंट, पर्पल फ्लावर कलर इज डोमिनेंट किस पे? व्हाइट फ्लावर पे। व्हाइट फ्लावर को हम क्या कहेंगे? व्हाइट फ्लावर की फीचर जो होगी रिसेसिव। उसके बाद हम सबके लिए यानी ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अगर किसी भी पर्पल फ्लावर को अगर हम व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन हमेशा पर्पल फ्लावर्ड प्लांट्स की आएगी, बिकॉज पर्पल फ्लावर्ड कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है किसपे? व्हाइट फ्लावर पे। इसी तरह से
इन 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में भी उसने डोमिनेंट और रिसेसिव देखा कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। सबसे पहले देखो पी प्लांट को देखा कि कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। उसके बाद उनका आपस में क्रॉस करा के देखा कि कौन से डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है। तो डोमिनेंट रिसेसिव का कैसे पता चला? जब इन दोनों को क्रॉस कराया, जो रिजल्ट निकली F1 जनरेशन, पहली जनरेशन ऑफ स्प्रिंग जो पैदा हुए, वो सब जो भी कैरेक्टर में आएंगे तो उसके लिए उसने कहा कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। बट उसके लिए शर्त ये होना चाहिए कि प्योर ब्रीडिंग होनी चाहिए। डोमिनेंट, प्योर ब्रीडिंग, डोमिनेंट। आगे हम आते हैं कंडीशन। फिलहाल तो आप ये समझें कि अगर एक टॉल और दूसरा डवार्फ को क्रॉस कराएंगे तो पहली जनरेशन क्या होगी। बिकॉज हम थोड़ी सी जेनेटिक्स के बेसिक्स समझ रहे हैं, जेनेटिक्स के बेसिक्स समझ रहे हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव में आपने फर्क मालूम किया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट और रिसेसिव। ये फर्क आपको मालूम हो गया? यस या नो? वाई आर एन लिखें आप। डोमिनेंट रिसेसिव किसे कहते हैं? डोमिनेंट रिसेसिव, वाई एग्जैक्टली। थैंक यू यासिन साहब। तो जैसे देखिए एक प्लांट की जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जैसे हम प्लांट को देख रहे हैं कि ये प्लांट एक्सटर्नली हमें जो है एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या लग रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस में क्या लग रहा है कि जैसे ये एक्सटर्नल अपीयरेंस में हमें टाल लग रहा है, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस में हमें क्या लग रहा है? ये स्मॉल आर डवार्फ प्लांट लग रहा है, स्मॉल आर डवार्फ लग रहा है, स्मॉल आर डवार्फ। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो कौन से प्लांट आए? टाल प्लांट आए, टाल प्लांट आए। इन दोनों का जब क्रॉस कराया तो टाल प्लांट मिला। तो एक होती है एक्सटर्नल अपीयरेंस। ये ऐसा क्यों होता है? जैसे टाल को डवार्फ के साथ क्रॉस कराया तो जाहिर है F1 जनरेशन टाल प्लांट की, तो इस तरह से क्यों हुआ? उसकी जो जो साइंटिस्ट की सोच होती है ना, इस तरह से ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा कि कुछ ऐसे यकीनन कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से टाल का कैरेक्टर F1 जनरेशन में आया। कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनकी वजह से टाल की जो कैरेक्टरिस्टिक है या ट्रेट है वो F1 जनरेशन में आई। फैक्टर्स, लफ्ज जीन इस्तेमाल नहीं किया उसने, फैक्टर लफ्ज इस्तेमाल किया। कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे यकीनन जिसकी वजह से ये इस तरह से हुआ है। जब एक्सियल फ्लावर प्लांट को जब टर्मिनल फ्लावर्ड प्लांट के साथ क्रॉस कराया तो जाहिर है F1 जनरेशन एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट किया है। तो ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज उसने कहा कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये ऐसा होता है। फैक्टर्स को आगे जाके डिस्कवरी हुई तो वो फैक्टर्स क्या थे? यकीनन वो जीन्स थे। जीन्स की वजह से ही कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर की ट्रांसफर होती है, इन जीन्स के जरिए होती है। बट मेंडल को मालूम नहीं था कि ये जीन्स है जिनकी वजह से ही कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। उसने उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया था फैक्टर्स। अच्छा, तो जाहिर है जब अभी हम जिस तरह से समझ रहे हैं कि जाहिर है जो अब टाल एक प्लांट है उसको शार्ट प्लांट के साथ क्रॉस कराएंगे तो टाल आ रहा है बिकॉज ऑफ जीन्स। क्या हमें जीन्स इस प्लांट में नजर आते हैं? यस या नो? जीन्स नजर आएंगे? यस या नो? जीन्स नजर आएंगे? नहीं नजर आएंगे, नहीं नजर आएंगे। तो अगर हम इसको एक पेपर पे लिखें कि ये टाल प्लांट है, उसको जैसे डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराएं, यानी पेपर पे लिखें, लिखने का तरीका हो, तो हम क्या करेंगे? एक टाल प्लांट की तस्वीर बनाएंगे और दूसरे डवार्फ प्लांट की ऐसी तस्वीर बनाएंगे तो हमारा टाइम जो है फजूल में बहुत ज्यादा जाएगा। समझने के लिए तो ठीक है तस्वीर हम बना रहे हैं, बट उसको लिखने का अंदाज या पैटर्न होगा वो लेटर्स की सूरत में होगा। किस सूरत में? लेटर्स की सूरत में। जो इनके अंदर जीन्स हैं, जो जीन्स मौजूद हैं, उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जीनोटाइप, यानी इसका जो इन प्लांट्स का जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा जीनोटाइप। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, यानी उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, जेनेटिक मेकअप, यानी इसके अंदर कौन से जो है जीन्स मौजूद है जिसकी वजह से जो है एक टाल प्लांट को जब डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया तो 100% टाल प्लांट आए। तो ये जीन्स की वजह से, इनके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन की वजह से, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को हम कहेंगे जीनोटाइप। आउटर अपीयरेंस या फिजिकल अपीयरेंस, जैसे हमें जो नजर आ रहा है कैरेक्टर, फिजिकल और आउटर अपीयरेंस के लिए फिनोटाइप लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा? फिनोटाइप। जैसे अगर हमें एक टाल प्लांट नजर आ रहा है तो हम उसे कहेंगे ये इसका फिनोटाइप है,
क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज इसके अंदर यकीनन ऐसे जीन्स होंगे। जीन्स के लिए लफ्ज कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? जीनोटाइप। अब हम देखेंगे जीन्स के हमें नजर आते हैं, नहीं नजर आते हैं। उसको अगर हम पेपर में लिखेंगे कि अगर एक टाल प्लांट को डवार्फ के साथ क्रॉस कराया गया, पहली जनरेशन टाल प्लांट की आई, तो हम कैसे लिखेंगे? प्लांट को वहां पे तो नहीं रखेंगे पेपर में, यकीनन हम अल्फाबेटिकली लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्फाबेट जीनोटाइप को अल्फाबेटिकली लेटर्स की सूरत में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो डोमिनेंट ट्रेट होता है उसको कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, और रिसेसिव ट्रेट होता है उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। जाहिर है डोमिनेंट है तो उसके लिए लफ्ज हम कैपिटल में लेटर में इस्तेमाल करेंगे, और जो रिसेसिव होगा यकीनन तो उसको स्मॉल लेटर में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसी तरह से टाल प्लांट का जो जीनोटाइप होता है ना, टाल प्लांट का जीनोटाइप होता है वो होता है कैपिटल टी। जो लाइक स्मॉल प्लांट है उसका जो है जीनोटाइप होगा स्मॉल टी, क्योंकि ये रिसेसिव फीचर है और ये डोमिनेंट फीचर है, तो इसे हम कहते हैं जीनोटाइप। जब भी यानी पेपर पे अगर लिखा हो कैपिटल टी तो हमारे जहन में फौरन क्लिक हो जाएगा कि ये टाल प्लांट की बात हो रही है। जब पेपर पे लिखा हो कि लाइक जैसे स्मॉल टी, तो हमें पता होना चाहिए कि ये डवार्फ प्लांट की बात हो रही है। होपफुली इस जीनोटाइप और फिनोटाइप को आपने समझ लिया होगा। समझा? यस और नो बताएं कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप इज जेनेटिक कंस्टिट्यूशन और मेकअप, जो नजर नहीं आती है, और रिटन फॉर्म में हम उसको अल्फाबेटिकली लेटर्स की सूरत में लिखेंगे। जो डोमिनेंट होंगे उनको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो रिसेसिव होंगे उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जो डोमिनेंट होंगे उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और रिसेसिव होंगे जो उनको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। यासिन साहब, जशन साहब, यस, नो, वाई, एन क्या है? इसी तरह से हम दूसरे जो है लाइक उन पे हम आते हैं। जैसे अगर आपको ये इसमें कौन सा ट्रेट है जो डोमिनेंट नजर आए, कौन सा पोड का कलर जो डोमिनेंट है, पोड का कलर ग्रीन डोमिनेंट है, तो हमें फलियां ग्रीन नजर आ रही है। क्यों है ग्रीन? बिकॉज इसके अंदर इनके जीन्स है। तो जीन्स को कैसे लिखेंगे? डोमिनेंट कौन सा है? ग्रीन है, तो डोमिनेंट कैपिटल जी इसका जीनोटाइप है। और येलो जो रिसेसिव है ना, तो हम वाई नहीं लिखेंगे, ध्यान में रखें, उसको स्मॉल जी से लिखेंगे। ये स्मॉल जी है, और कैपिटल जैसे जी, कैपिटल जी तो डोमिनेंट, ये इनकी जीनोटाइप है, इसे हम कहेंगे जीनोटाइप। ये जीनोटाइप है, ये आउटर अपीयरेंस नजर आ रही है, ये इसका है फिनोटाइप इज द आउटर अपीयरेंस, और जीनोटाइप इज जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। इसी तरह से अगर हम देखें ये पोड की शेप है, पोड की शेप में आपको दो किस्म के पोड्स की शेप है, एक जैसे स्मूथ है और दूसरे है कंस्ट्रिक्टेड। एक है स्मूथ पोड और दूसरी जो है कंस्ट्रिक्टेड पोड है। आपको पता है कि कंस्ट्रिक्टेड जो रिसेसिव है, स्मूथ या इन्फ्लेटेड जो है डोमिनेंट है, स्मूथ और इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है। तो स्मूथ के लिए जीनोटाइप होगा कैपिटल एस, और कंस्ट्रिक्टेड के लिए होगा स्मॉल एस, बिकॉज ये रिसेसिव है। इन्फ्लेटेड किन किन बुक्स में जैसे आई से भी इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो कैपिटल आई, स्मॉल आई ऐसे भी लिखते हैं इसको। तो ये इनका जीनोटाइप हुआ। ठीक है, होपफुली आप समझ रहे हैं कि लाइक जीनोटाइप किससे कहते हैं। जीनोटाइप रिप्रेजेंटेशन होती है रिटन फॉर्म में किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की, बिकॉज जीन्स जो है जैसे बगैर तो नजर नहीं आते, तो उनको लिखने का तरीका अल्फाबेटिकल लेटर्स की सूरत में होता है, और ये लेटर्स पेयर में होते हैं, वो जिसको हम कल डिस्कस करेंगे कल के टाइम में। बट आज जैसे हम ये डिस्कस करें कि जीनोटाइप क्या होता है या फिनोटाइप क्या होता है। जो डोमिनेंट ट्रेट होगा उसको कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे, और जो रिसेसिव ट्रेट होगा उसको यकीनन स्मॉल लेटर से लिखेंगे। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट आए लाइक जैसे सीड का कलर है, जैसे सीड का कलर येलो इज डोमिनेंट, तो हम कैपिटल वाई ये इसका जीनोटाइप है। और ओवर ग्रीन सीड को अब हम जी नहीं लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे स्मॉल वाई, किस रेफरेंस से? येलो कैपिटल वाई से, क्योंकि डोमिनेंट कैपिटल वाई है और रिसेसिव होगा तो ये। इसी तरह से इसमें स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होती है, ग्रीन कोड के लिए कैपिटल जी, येलो कोड के लिए स्मॉल जी। और इसी तरह से येलो सीड कलर के लिए कैपिटल वाई, और ग्रीन सीड कलर के लिए जैसे स्मॉल वाई जीनोटाइप यूज होता है। इसी तरह से सीड की शेप का भी जीनोटाइप हो, जैसे आप देख रहे हैं राउंड सीड इज द डोमिनेंट,
तो राउंड का कैपिटल आर जीनोटाइप होगा और रिंकल्ड सीड का स्मॉल आर जीनोटाइप है, क्योंकि रिंकल्ड रिसेसिव है और येलो कलर जो है ये डोमिनेंट है। इसी तरह से आपने देखा पोड शेप कैपिटल एस डोमिनेंट है, स्मॉल है। टाल जो है कैपिटल टी ये इसका जीनोटाइप है, डवार्फ या स्मॉल का स्मॉल टी और स्मॉल प्लांट है तो स्मॉल टी। इसी तरह से अब फ्लावर की लाइक पोजीशन पे आएंगे। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल फ्लावर ये डोमिनेंट है तो हम कैपिटल ए लिखेंगे। टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव है तो यानी स्मॉल ए लिखेंगे। तो इसमें हम स्मॉल ए लिखेंगे, स्मॉल ए एक्सियल और टर्मिनल। एक्सियल ए से है तो एक्सियल फ्लावर ये डोमिनेंट फीचर है और टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव है तो हम इसको स्मॉल ए से इसको जीनोटाइप लिखेंगे। इसी तरह से फ्लावर का कलर जो है पर्पल डोमिनेंट है तो कैपिटल पी ये पर्पल डोमिनेंट है। व्हाइट को डब्ल्यू से नहीं एक्सप्रेस करेंगे, इस पी के रेफरेंस से क्या जीनोटाइप होगा, थोड़ा टाइप करें आप बताएं ताकि हमें अंदाजा हो। यासीन साहब पी जो स्मॉल पी है, कैपिटल नहीं है, ठीक है, स्मॉल पी है, स्मॉल पी ये कैपिटल पी यकीनन ये डोमिनेंट फीचर को शो करता है और इसी तरह से जो स्मॉल पी होंगे वो व्हाइट फीचर को एक्सप्रेस करते हैं। तो देखें ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपने पढ़े, कौन कौन से 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। नंबर 2 आपने क्या पढ़ा, नंबर 2 आज आपने ये पढ़ा कि इनकी जीनोटाइप को लिखने का अंदाज क्या होता है, डोमिनेंट रिसेसिव क्यों कहते हैं, आपने ये भी आज पॉइंट्स पढ़ी है, ठीक है ना। तो ये आपको आगे याद करने हैं। जैसे आपको ये भी फीचर याद होनी चाहिए कि लाइक टाल जो है प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है और डवार्फ का जीनोटाइप क्या है। जब आप टाल और डवार्फ प्लांट जैसे आप समझेंगे ना स्मॉल प्लांट, तो आपको ये भी आइडिया होगा डोमिनेंट रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट का जीनोटाइप क्या होगा, रिसेसिव का क्या जीनोटाइप होगा, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है, इंटरप्रेट करना है। जेनेटिक्स ऐसे नहीं है कि आप बुक्स के अंदर जैसे लाइंस लिखी हो और आप समझे याद करें, इस तरह से याद नहीं होगी। ये मैथमेटिकली जैसे एक रीजनिंग टाइप के जैसे सवाल नहीं, तो मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह के आगे कैलकुलेशन भी आएगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आते जाएंगे तो उनमें कैलकुलेशंस भी आएंगी, रेशियोज बनेंगे, परसेंटेज भी बनेंगे, तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगी। पर फिलहाल आज आप ऐसे समझे कि कौन कौन से डोमिनेंट है, कौन कौन से रिसेसिव है, जीनोटाइप उनका हर एक क्या है। तो जो जीनोटाइप इतनी हद तक आज पढ़े, कल आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली हम आगे देखते जाएंगे। एक दोबारा से रिव्यू भी लेते हैं कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसमें डोमिनेंट है या कौन से रिसेसिव है। जैसे मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें जैसे आप देखें मेंडल के एक स्टेम लेंथ भी था। ट्रेट क्या है, ट्रेट इज द स्टेम लेंथ। जैसे एक टाल है और दूसरा शार्ट है, फिलहाल आप इनको छोड़ दें। और इसी तरह से पोड शेप क्या है, पोड शेप एक इन्फ्लेटेड होता है, दूसरा होता है कंस्ट्रिक्टेड। इसी तरह से सीड की शेप राउंड है, रिंकल्ड है, ठीक है। इसी तरह से राउंड रिंकल, 3 ट्रेट ये हैं। और उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो है नंबर 4 पे आप आएंगे, फ्लावर की पोजीशन है। फ्लावर की पोजीशन जैसे देखें एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट जो होते हैं, एक्सियल फ्लावर्ड प्लांट है जो एक्सेल पे फ्लावर है तो ये डोमिनेंट है और टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव है। फ्लावर का कलर देखें, फ्लावर पर्पल जो है डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। सीड का कलर येलो सीड कलर डोमिनेंट है, ग्रीन सीड कलर रिसेसिव है। पोड की कलर ग्रीन पोड इज डोमिनेंट, येलो पोड इज रिसेसिव। अगर हम इसमें जैसे जीनोटाइप नोट करना चाहें क्या होंगे, कैपिटल वाई और ग्रीन का क्या होगा, यकीनन स्मॉल वाई। एक्सियल का जीनोटाइप डोमिनेंट है तो कैपिटल ए। टर्मिनल का क्या होगा, स्मॉल ए। पर्पल फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल पी। और व्हाइट फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल पी। ग्रीन पोड का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल जी। येलो पोड का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल जी। जो रिसेसिव होगा उसको स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बाकी रिमेनिंग जो जीनोटाइप में जैसे स्टेम लेंथ टाल है तो कैपिटल टी, शार्ट का स्मॉल टी। इन्फ्लेटेड का जैसे कैपिटल एस, कंस्ट्रिक्टेड का स्मॉल एस। जैसे कैपिटल आई भी लिखते हैं, स्मॉल आई भी लिखते हैं। राउंड का कैपिटल आर, रिंकल का स्मॉल आर। इस तरह से जीनोटाइप इनका नोट करते हैं। होपफुली आपने ये समझ लिया होगा। तो आज जस्ट हम इतने जीनोटाइप
फिनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक बार आप घर पे जाके देखें, होपफुली ऐसा ऐसा चीजें समझ में आएंगी और आगे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक्स के अंदर यूज होगी उनको भी देखें।